जिला कलेक्टर के चैम्बर में धरना दे रहे शहर विधायक ने करीब 6 घंटे बाद धरना समाप्त कर दिया। विधायक ने जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन आवंटन प्रक्रिया का विरोध जताया था। दरअसल अलवर जिले के ऑक्सीजन प्लांटों से ऑक्सीजन भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली सहित अन्य राज्यों में भी भेजी जा रही थी, जिससे अलवर के निजी और सरकारी अस्पतालों में गैस आपूर्ति की व्यवस्था डगमगा गई थी। कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन को लेकर होने के मामले भी सामने आए थे। इस व्यवस्था में सुधार के लिए अलवर शहर विधायक संजय शर्मा मंगलवार शाम करीब 5 बजे के आसपास जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां जमकर उन्होंने हंगामा किया। विधायक ने अलवर शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करते हुए चैम्बर में जमीन पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने समझाइश का प्रयास भी किया। उसके बाद जिला कलेक्टर किसी काम से ऑफिस से बाहर चले गए। जिला कलेक्टर ने सारी जानकारी संभागीय आयुक्त को दी। उसके बाद रात करीब 11 बजे अलवर से भरतपुर भेजे जाने वाली ऑक्सीजन को रोके जाने पर सहमति बनी। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलवर में कोरोना से पीड़ित मरीज चाहे वह अलवर से बाहर के ही क्यों ना हो, सबको इलाज मिलना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मरीज का जीवन बचाने के लिए वह इस धरने पर बैठे हैं और यह पूर्ति नहीं की गई तो आगे और बड़ा कदम उठाएंगे। डॉक्टर साहब को अवगत कराने आए थे कि अलवर शहर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है और सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज और उसके परिजन बहुत डरे हुए हैं और कुछ अस्पतालों ने मरीजों के अटेंडेंस को यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आप कृपा करके अपने मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। उस बातों को हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया था। साथ ही साथ जो विसंगति संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश में है, जिसमें भरतपुर को 31% से अधिक गैस दी जा रही है और अलवर जो है भरतपुर से कहीं बड़ा जिला है और कहीं भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन दी जा रही है। उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब को आग्रह किया और फिर उसके बाद हमने बातचीत करते हुए जब आपने हमारी बात को सौहार्द सुनने के बाद उन्होंने अपना जो आंकड़े पेश किए तो उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद मैं धरने पे यहाँ बैठा और अभी लगातार 9:30 बजे हो चुके हैं। अभी हमने धरना समाप्त किया है और जिला कलेक्टर महोदय ने जैसा हमें अवगत कराया कि आज भी ऑक्सीजन की पूर्ति शहर में की गई है, अभी शाम को अच्छी तरह कर दी गई है और आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी अलवर शहर के अंदर नहीं हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे और प्रयास भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ संभागीय आयुक्त महोदय का जो आदेश है, जिसमें 31% भरतपुर को दिया जा रहा है और 21% अलवर को दिया जा रहा है, उसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त महोदय को इस बारे में अवगत करा दिया गया और शीघ्र ही उस पर भी जो भी निर्णय होगा वो फ्रूटफुल होगा। इधर अलवर जिला कलेक्टर ने बताया कि सिनर्जी स्टील प्लांट के द्वारा 950 ऑक्सीजन सिलेंडरों की गैस उत्पाद प्रतिदिन की जा रही है, जिसमें 300 सिलेंडर भरतपुर, 200 सिलेंडर अलवर जिले को और अन्य धौलपुर, दौसा जिलों को आपूर्ति की जा रही है। भिवाड़ी से भी अलवर को गैस आपूर्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि राजकीय और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है और यह ऑक्सीजन एक फार्मूले के तहत आवंटित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भरतपुर को ज्यादा गैस आपूर्ति को लेकर संभागीय आयुक्त को अवगत करा दिया गया है और यह निर्णय संभागीय आयुक्त और सरकार के स्तर का है। जिला कलेक्टर के स्तर पर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आंकड़े गलत देने से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और उनके डाटा के अनुसार ही गैसों का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों का बफर स्टॉक है। अगर यह ऑक्सीजन के सिलेंडरों को रनिंग में काम में लें और मरीजों को हिम्मत दें तो किसी भी मरीज की जान नहीं जा सकती और मरीजों को बचाया जा सकता है। जिस एक पर्टिकुलर अस्पताल में जो आंकड़े गलत दिए, जिसके आधार पर ऑक्सीजन कम आवंटित की गई थी, उनने जब अपनी परेशानी हमको बताई, हमने ऑक्सीजन की मात्रा उनको दिन में सुबह से ही उनकी बढ़ाई और उनकी आपूर्ति हमने जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको कर दी। वो खुद भी 60 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन उनके प्लांट से करते हैं। 60 मरीजों की ऑक्सीजन उनके पास भी है। किस लेवल पे एक्चुअली उनको अगर आंकड़े सही होते तो शायद मेरे अंदाज से उनको ये नहीं कहना पड़ता। सर, सबसे बड़ी बात जो अभी विधायक जी ने कही कि अलवर जिले की आपूर्ति के बाद और जिलों को अधिक गैस दी जाए,
तो जो भरतपुर जिले का लेकर के इशू था उसको लेकर के अपनी तरफ से क्या प्रयास है कि इस विषय पे मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब को अवगत करवा दिया है। ये निर्णय मेरे स्तर पर नहीं हो सकता। ये निर्णय डिवीजनल कमिश्नर साहब जो दिनेश जी यादव हैं वो उनको बता दिया है, वो सरकार के ध्यान में लाएंगे और उसके बाद में वो क्या निर्णय करते हैं वो उन्हीं पर निर्भर है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि बिल्कुल हम रेशनलाइज सिस्टम से हम इसको आवंटन करेंगे, किसी को कोई परेशानी पूरे नहीं होने देंगे। ओवरऑल स्थिति की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। देखिए, एक्चुअली हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है और अभी तक एक्चुअली जो हम आवंटन कर रहे हैं, ये कई अस्पताल, विशेषकर 2 या 3 मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनमें से विशेषकर एक, वो कहते हैं मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, जबकि वो ऑनलाइन आंकड़े गलत कर रहे हैं, गलती वो कर रहे हैं। तो जब वो गलती वो कर रहे हैं तो नेचुरली सरकार एक डाटा के तहत काम करती है, उसी डाटा के तहत हमने उनको आवंटन किया है। अब उनके डाटा ठीक आए हैं, ठीक डाटा के आधार पर उनको आवंटन किया जाएगा। हम पहले भी डाटा के आधार पर ही कर रहे थे, अभी आपने कहा कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ही के आधार पर ही कर रहे थे। अभी आपने कहा कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ही अस्पताल है जो ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी नोटिस में भी है कि कई 3-4 अस्पतालों के द्वारा मरीजों को कहा जाता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है तो आप ले आइए, तो हम एडमिट कर लेंगे। इस तरह का जवाब भी किस तरह का? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी अस्पतालों में एक बफर स्टॉक है। जब उन महाशय के भी यहाँ 50 सिलेंडर का बफर स्टॉक है। अगर बफर स्टॉक है और उनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर अगर रनिंग में भी हैं, तब भी हमारे नैतिक दायित्व बनता है कि हम पेशेंट को हिम्मत दें, पेशेंट्स को हिम्मत दे के कहें चिंता मत करो, मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दूंगा। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ पानी के लिए मारामारी। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि कोरोना के मरीज खुद पानी के लिए भटक रहे हैं। अलवर के दिल्ली दरवाजा और आसपास के क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या है। यहाँ पानी की किल्लत के चलते टैंकरों से पानी की सप्लाई तो की जाती है, लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके चलते जब यहाँ पानी का टैंकर आता है तो पानी भरने के लिए भीड़ लग जाती है। ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हुआ। ऐसे में किस तरह कोरोना पर लगाम लगेगी, यह एक बड़ा सवाल है। आज इस क्षेत्र में अनेकों लोग स्थानीय पार्षद की अगुवाई में जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और पानी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। यहाँ मौजूद पार्षद ने बताया कि होली के बाद से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए कोरोना के मरीज बाल्टी लेकर भटक रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। हमने इस बात के लिए ज्ञापन दिया कि होली से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। सारी वार्ड की जनता मेरे घर आती है, जिससे मुझे भी और मेरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव होने का डर रहता है। इसलिए और मैं 29 तारीख को भी यहाँ प्रशासन के पास अकेला आया था, कोई भीड़ लेके नहीं आया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर आज मेरे को साथ ये सारी भीड़ जब आई है तो मुझे इनको साथ यहाँ आना पड़ा है। हमारी प्रशासन से ये मांग थी या तो हमको पानी दें या जहर दें, क्योंकि पूरे क्षेत्र में पानी नहीं है। पूरे जो लोग कोरोना पेशेंट हैं वो खुद पानी की बाल्टियों को ले लेके इधर उधर पानी के लिए डोल रहे हैं, तो क्या पूरा शहर में पॉजिटिव नहीं होएगा? वो पूरे क्षेत्र को पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि उसके घर में पानी नहीं है। वो बाल्टी लेके खुद घूम रहा है कोरोना पेशेंट, फिर हम कहाँ जाएं? कितने दिन से प्रॉब्लम आ रही है? ये होली से विशेष रूप से समस्या चल रही है पानी की। कौन से मोहल्ले में नहीं आ रहा? दिल्ली दरवाजा, लालदास मंदिर, गंगा मंदिर, झमन गाय वाली गली, हजूरी गेट, पहाड़गंज, मीणापड़ी, तो सारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आज क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि तुरंत प्रभाव से एक तो जो सुड्डल पूरण मीणा जो है पंप चालक एक जगदीश जाट, इनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में पानी विशेष रूप से खोलते हैं, और बोरिंगों पे ध्यान दिया जाएगा और टैंकरों की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से कराई जाएगी। ये आश्वासन दिया गया है। यहाँ मौजूद पीएचईडी के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पानी की किल्लत दूर करने के लिए टैंकरों की संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा। ये पार्षद जी जो दिल्ली गेट के आसपास एरिया है, जिनके मुंशीबाग टंकी से पानी आता है, और अभी तो गर्मी में एक तो क्या है कि टंकियाँ हमारी जैसे बुर्जा से पानी कम होने की वजह से टंकी पूरी भर नहीं पाती, पूरी नहीं भरती तो वो कम देर चलती है, जिससे लास्ट वालों की समस्या बन जाती है। लास्ट में जैसे कोई तिवाड़ी गली है, दिल्ली गेट के आसपास है, कुछ एरिया है जिनमें पानी की समस्या है, तो हमने टैंकर चालू कर दिए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टैंकर हमारे कम हैं, तो हम आज से टैंकर और बढ़ा देंगे वहाँ पे, और इनके स्थायी समाधान के लिए ट्यूबवेल की कह रहे हैं, ट्यूबवेल के हमने प्रस्ताव भिजवाए हुए हैं।
जैसे ही वहाँ से जयपुर से परस्यू करके जल्दी उसको पास हो जाएगा तो उसको तुरंत जल्दी ट्यूबवेल नया बनाएंगे। है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी खोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी तरफ हाँ, से वो कोई कर्मचारी की भी समस्या बताई है और को व्यवहार ठीक नहीं करते तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, तुरंत उनको बदल के दूसरी जगह लगाएंगे, दूसरे कर्मचारी लगाएंगे। अलवर जिले में गोविंदगढ़ कस्बे में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद के बाद एक पक्ष ने लोगों के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष के कई लोगों को गंभीर चोटें आई। मारपीट का पूरा वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घायलों का इलाज गोविंदगढ़ सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के भगत सिंह सर्किल के समीप बीती रात लगभग 10 बजे हथियारबंद लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडा फरसी लेकर एक घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद प्रार्थी जलालुद्दीन खान पुत्र इस्माइल खान जाति मनिहार निवासी कुंडा बाजार रामवास ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उनका परिवार घर पर बैठा हुआ था। तभी दिलबाग सिंह, अमन सिंह, दीपू सिंह और अभिजीत सिंह ने एक राय होकर उनके घर पर हमला कर दिया और आते ही उन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठी फरसियों से मारपीट शुरू कर दी। इसमें जलालुद्दीन, अब्दुल सलाम एवं शौकीन खान, महबून खान व एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें सभी को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 341, 34 व 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे तफ्तीश की जा रही है। रात को यहाँ से 10 बजे से घर गए थे। घर जाने के बाद 4, 5, 6 जने आए थे, घर से बाहर निकाल के ले गए। दुकान पे मारपीट करने लगे, बोलने लगे तेरे कितने पैसे हैं। मेरे सिर पे और मेरे भाई के सिर पे दिली चोट आई थी। मम्मी के हाथ तोड़ दिया। कौन कौन लोग थे? 4-5 लोग थे। दिलबाग, दीपू, अभिषेक। अलवर कोतवाली थाना अंतर्गत सुबह पीएचईडी में जेईएन पद पर कार्यरत महिला की संदिग्ध मौत हो गई। ससुराल जनों ने आत्महत्या करना बताया, लेकिन मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई अनुराग सैनी ने बताया कि आज सुबह उनकी बहन मीनू सैनी के ससुराल से फोन आया कि उसकी बहन ने आत्महत्या की कोशिश की है। उसे सोलंकी अस्पताल लेकर आए हैं, आप आ जाओ। यहां आकर देखा तो गाड़ी में उनकी बहन का शव पड़ा था और उसके नाक से खून बह रहा था, गले पर चोट के निशान थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। मीनू सैनी की शादी जुबली बास निवासी कपिल सैनी के साथ 2017 में की गई थी, लेकिन उसके साथ अलग अलग मांगों के चलते मारपीट की जाती रही और आज उसकी हत्या कर दी गई। पेशेंट का नाम मीनू सैनी है सर, वो पीएचडी में जाइए ना, कालाकुआ में पोस्टिंग है उनकी। उनके हस्बैंड थे सचिन सैनी, वो सॉरी मोबाइल निकल उससे, कपिल सैनी उनके हस्बैंड थे, जो केंद्र बैंक में ही है, यहीं पे बैंक मैनेजर हैं। कहाँ के रहते हैं? जुबली बास में रहते हैं। और आप कहाँ के रहने वाले? सर हम लादे गेट में रहते हैं। लादे गेट में ही। कितने साल पहले शादी हुई थी? सर 4 मार्च 2017 को शादी हुई थी। शादी सर बहुत, जिनकी जो डिमांड जो भी डिमांड थी सारी डिमांड इनसे पूछ के करी गई थी, है ना। सर्विस में थी, इस कारण से शादी हुई इनकी, है ना। और उसके बाद सबसे शादी के बाद से ही इनका मतलब फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम थी उनसे पहले ही। पर शादी का बेस ही यही था कि जेईएन है, पीएचडी में यही बेस था। इसके बाद शादी हुई है, शादी कराने के बाद से ही अगले दिन से ही पैसे के ऊपर, आज इतने पैसे दे दो, आज उतने पैसे ले लो। सर इनके नाम पे लोन करवाया, प्लॉट लिया, प्लॉट इनके नाम पे नहीं करवाया, गाड़ी इनके नाम पे ली, गाड़ी इनकी। पैसे कितने दिए थे प्लॉट के पैसे सर इन्होंने कुछ कैश दिए थे और फिर कुछ पे लोन करवाया। लोन करवाने के बाद इनका जो देवर था सचिन सैनी इतना नहीं है, 8,000 की नौकरी में इनके ऊपर हाथ उठाना, हाथापाई करने की जैसी रोज की रोज इनकी हड्डी रहती थी, मारपीट करते थे। इनका पति से था, इतना निर्लज आदमी था जिसको सब कुछ सूचना मिली आज सूचना ये मिली कि आज सुबह 9, 9:30 बजे फोन आया कि आपकी बहन सोलंकी हॉस्पिटल में लेकर आए, आ जाओ फटाफट। फिर मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा उनकी आप आओ तो सही। फिर मैंने जब फोर्सली इनसे पूछा तो कहा कि सुसाइड अटेम्प्ट करिए, आ जाओ, है ना। फिर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ तो मैंने देखा वहाँ गाड़ी के अंदर इन्होंने डेड बॉडी रख रखी थी। हॉस्पिटल स्टाफ से पता करा तो इन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ करा कि सर यहाँ पे तो डेड बॉडी ही आई है, यहाँ कुछ नहीं है। पेट के निशान कोई चोट? हाँ ना, इनकी नोज पे से ब्लड आ रहे थे, मैंने खुद ने देखा है। और पूरे इनके नेक पे हैरेसमेंट की थी, यहाँ पे ब्लड हाथ जैसे हाथापाई करके लाया हूँ। इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि महिला की संदिग्ध मौत का मामला है, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे जांच की जाएगी। सोलंकी हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना मिली थी कुछ देर पहले कि 32 वर्षीय महिला है मीनू सैनी, जो लादिया गेट मोहल्ले की रहने वाली है।
उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसके लिए बॉडी को परिजन लेके आ गए थे। अभी पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का, भाइयों का क्या कहना है, क्या तहरीर? प्रथम दृष्टया तौर पर लग रहा है, जैसा परिजनों ने बताया, कि उसने सुसाइड किया है, पर अभी जांच के बाद ही सब सामने आ पाएगा। कोई दहेज के चलते कोई इस तरह के? हाँ, ऐसी कुछ कंप्लेन लिख रहे हैं वो एफआईआर में। जैसे भी डिटेल्स होंगी और जो भी सच निकल के सामने आएगा वो बताया जाएगा।